गाइस आ गया हूँ मैं इरेस्ट का एपिसोड 5 लेकर। और सॉरी इतना लेट वीडियो डालने के लिए, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और उसके बाद दुर्गा पूजा भी आ गया। और गाइस पूजा के अंदर एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा था। एंड आई होप आप लोगों ने भी पूजा में काफी मजे किए होंगे। और सामने दिवाली भी है, तो उसके लिए पहले से ही हैप्पी दिवाली। तो चलिए फटाक से मेरा इंट्रो देकर इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है शुभो और आप देख रहे हैं फॉरएवर वीक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सातुरु को देखते हैं, जो कि क्लास में बैठकर अभी तक कायो के बारे में सोच रहा होता है। वो मन में बोलता है, आखिर कायो के साथ क्या हुआ? वो तो आज मुझे प्रेजेंट देने वाली थी, तो फिर वो स्कूल क्यों नहीं आई? या फिर वो प्रेजेंट कंप्लीट करते करते लेट हो गई। उसके बाद वो बिना कुछ सोचे स्कूल से निकल जाता है और कायो के घर की तरफ भागता है। वो दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करके कायो को बुलाता है, पर उसका कोई जवाब नहीं आता। सातुरु फिर घर के पास वाले उस स्टोर रूम की तरफ जाता है, जिसका डोर थोड़ा खुला हुआ होता है, जिसे देखकर सातुरु बहुत डर जाता है। कहीं उसका शक सही तो नहीं? वो डोर ओपन करता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। सातुरु की नजर फिर डोर से निकलते हुई किसी के फुटप्रिंट्स पर पड़ती है, जो कि किसी बच्चे के कंपैरिजन में बहुत बड़ा लग रहा होता है। इसका मतलब कोई एडल्ट रिसेंटली वहाँ पर आया था, शायद पिछली रात को। सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सातुरु नींद से जागकर अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो घर पर कहीं नहीं दिखती। तभी सातुरु देखता है कि उसकी मॉम बाहर किसी आदमी के साथ बात कर रहा होता है। दोस्तों, ये आदमी असल में इशिकारी टीवी का रिपोर्टर है और सातुरु की मॉम का फॉर्मर कलीग भी रह चुका है। खाने के टाइम पर सातुरु उसकी मॉम से बोलता है, मैं कायो को फिर से अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, मुझे पूरा वक्त उसके साथ ही रहना चाहिए था। जिस पर उसकी मॉम उसे हौसला देते हुए बोलती है, जो हो गया वो हो गया और उसे लेकर तुम खुद को दोष नहीं दे सकते। तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे। उसके बाद अगले दिन क्लास में मिस्टर याशिरो सभी बच्चे से कहते हैं कि कायो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से अपने दादी के घर चली गई है और अब से वो वहीं पर रहेगी और वहीं पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। जिस पर सभी बच्चे कायो को लेकर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या कायो भाग गई या फिर उसकी मॉम उसे कहीं ले गई। पर सातुरु का मन इस बात को मानने से इनकार करता है। उसे पता होता है कि कायो के साथ कुछ न कुछ बुरा तो जरूर हुआ है। वो याशिरो से अलग से बात करता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। मीडिया भी इस बारे में कुछ नहीं बोल पाते और पुलिस कायो के मॉम को अरेस्ट कर लेते हैं एज ए प्राइम सस्पेक्ट। कायो के मिसिंग हो जाने के 6 दिन बाद अगला विक्टिम यानी कि आया नाकानिशी भी किडनैप हो जाती है और सातुरु का पूरा प्लान उसके सामने चकनाचूर हो जाता है। सातुरु को केनिया से पता चलता है कि आया नाकानिशी इजुमी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि केनिया की एक फ्रेंड भी उसी स्कूल में पढ़ती है। सब जगह सीरियल किडनैपिंग की खबर फैल जाती है और बच्चों को उनके पेरेंट्स के बिना बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। अब 10 दिन बीत चुके हैं कायो को मिसिंग हुए। सातुरु स्कूल से लौटते वक्त कायो के घर के पास से गुजरता है और तभी वो कायो की मॉम को एक कचरे का बैग फेंकते हुए देखता है। विद दैट क्रीपी स्माइल ऑन हर फेस, सातुरु आगे बढ़ता है और देखता है कि उस बैग में हाफ नीट ग्लव्स होते हैं, जिसे कायो ने सातुरु के लिए बनाए थे। उसे देखकर वो जोर से चीखता है और रोते रोते सामने की तरफ भागता है। तभी एक व्हाइट फ्लैश दिखाया जाता है और सातुरु अपने आप को फिर से अपने रियल बॉडी में पाता है और ये 2006 होता है। यानी कि दोस्तों, सातुरु फिर से अपने वाले टाइमलाइन में आ गया होता है। वो अपने हाथ पर खून लगा हुआ देखता है और तभी पास से पुलिस सायरन सुना देता है। सातुरु थोड़ा झांक कर देखता है कि सामने उसका घर होता है, जहाँ पर पुलिस उसकी मॉम के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और सातुरु को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए सातुरु ही प्राइम सस्पेक्ट है। इस सिचुएशन पर सातुरु के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। उसके बाद सातुरु एक ब्रिज के नीचे छुपने के लिए जाता है। वो मन में सोचता है कि आखिर क्यों किलर को उसकी मॉम को मारना पड़ा। क्या वो किलर का असली पहचान जान गई थी? और वैसे भी सातुरु को कहीं पर भी उसकी मॉम का फोन या फिर उसका बैग नहीं दिखा, तो फिर हो सकता है कि उसकी मॉम को कुछ ऐसा पता लग गया था जिसके लिए किलर को उसकी मॉम को मारना पड़ा। उसके बाद सातुरु कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाता है। तभी उसका मैनेजर, मतलब सातुरु जहाँ पर काम करता था वहाँ का मैनेजर, उसे डिनर पर बुलाता है। तो सातुरु वहाँ पर जाता है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और थोड़े टाइम बाद मैनेजर बियर लेने के लिए बाहर चला जाता है। सातुरु टीवी ऑन करता है और टीवी पर न्यूज आ रहा होता है कि पुलिस आसपास के एरिया को सर्च कर रही है, जिसे देखकर सातुरु घबरा जाता है। वो विंडो के बाहर की तरफ झांकता है और देखता है कि वो मैनेजर ही सातुरु को पकड़वाने के लिए पुलिस बुलाया होता है। सातुरु उस अपार्टमेंट के पीछे के वॉल से भागने की कोशिश करता है। तभी वो उसकी मुलाकात होती है आईडी कातागिरी से। दोस्तों, याद आया, ये सातुरु के साथ काम करती थी। आईडी उसे इडियट बुलाती है और बोलती है कि अगर तुम पुलिस से भाग रहे हो तो अपना फोन ऑफ रखा करो, नहीं तो पुलिस तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आईडी उसे अपने बाइक पर बिठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। आईडी फिर सातुरु को अपने घर पर ले जाती है। सातुरु उससे पूछता है कि उसे पता है ना कि वो क्या कर रही है, जिस पर आईडी बोलती है कि उसने कल मैनेजर को पुलिस के साथ बात करते हुए सुना था, इसलिए उसे मैनेजर पर शक था। तो सातुरु उससे पूछता है कि फिर उसने सातुरु की मदद क्यों की। तो आईडी बोलती है कि उसने उस दिन उनके साथ डिनर करते वक्त ये देखा था कि सातुरु और उसके मॉम एक दूसरे के कितने करीब है, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि सातुरु ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। जिस पर सातुरु आईडी को थैंक यू बोलता है। आईडी फिर सातुरु को एक मैगजीन दिखाकर बोलती है कि इसे उसने पिछले दिन काम की जगह पर ही छोड़ गया था। आईडी बोलती है कि इसे उसने पढ़ा और कायो की मौत पर उसे बहुत दुख है। आखिर वो 3 मार्च यानी डॉल फेस्टिवल के दिन मरी। इसे सुनकर सातुरु दंग रह जाता है, क्योंकि जब उसने इसे पढ़ा था तब तो वहाँ लिखा था कि कायो 10 साल की उम्र में किडनैप हुई थी, लेकिन अभी यहाँ 11 साल लिखा है। इसका मतलब फ्यूचर चेंज हुआ था। उसने कायो के डेथ को तो नहीं रोक पाया, पर उसे पोस्टपोन जरूर कर पाया। अगर उसे एक और मौका मिलता है तो वो इस बार कायो को जरूर बचा लेगा। सुबह होने पर सातुरु की आँख खुलती है और वो सामने एक लेटर देखता है, जो कि आईडी ने ही लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि आईडी नॉर्मल डे की तरह काम पर जा रही है और उसकी फैमिली रात 8 बजे से पहले घर नहीं आएंगे। वो सातुरु को अपनी बाइक भी बोरो करने देती है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि आईडी का काम खत्म हो चुका होता है और वो घर जाने के लिए मैनेजर को बोलने आती है और हम देखते हैं कि उसका बॉस यानी कि वो मैनेजर किसी के साथ बात कर रहा था, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। मैनेजर आईडी के हाथ में पिज्जा देखकर पूछता है कि ये किसके लिए है, तो वो बोलती है कि उसके एक फ्रेंड के लिए। उसके बाद आईडी चली जाती है और मैनेजर के दिल में लड्डू फूटने लगता है। दोस्तों, इससे तो आप
समझ ही गए होंगे कि वो मैनेजर असल में आयरी को लाइन मारने के चक्कर में है। सीन शिफ्ट होता है और हम सातोरू को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी जाकर कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स को पढ़कर ये पता करने की कोशिश करता है कि फ्यूचर कितना चेंज हुआ और आखिर में वो फिर से आयरी के घर पर लौट आता है जिसे दूर से मैनेजर देख रहा होता है और वो पुलिस को कॉल करने जा रहा होता, लेकिन तभी आयरी पीछे से उसका फोन पकड़कर उसे रोक देती है। आयरी पूछती है कि आप पुलिस को क्यों कॉल कर रहे थे, जिस पर वो मैनेजर घबरा कर बोलता है कि उसे बस आयरी की फिक्र थी इसलिए, जिस पर आयरी उसका फोन तोड़ देती है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देती है। वो बोलती है मैंने आप पर भरोसा किया था लेकिन आपने उसे बिल्कुल तोड़ दिया। अगर आपको मेरे लिए थोड़ी सी भी फिक्र है ना तो पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली भी इन सब में इन्वॉल्व हो जाए। ये बोलकर आयरी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम आयरी और सातोरू को उसी ब्रिज के नीचे बैठे हुए देखते हैं। आयरी उसे माफी मांगते हुए कहती है कि शायद अब वो लोग उस घर पर नहीं जा सकते, जिस पर सातोरू बोलता है कि कोई बात नहीं, इससे उसे थोड़ा सोने को तो मिला। सातोरू आयरी से पूछता है कि आयरी ने उस पर इतना ट्रस्ट क्यों किया, आखिर वो दोनों तो उतना क्लोज भी नहीं है। तो आयरी बताती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ सातोरू पर ट्रस्ट करना चाहती है। आयरी बताती है कि जब वो छोटी थी तब एक दिन उसके डैड ने उसे शॉपिंग पर ले गए, जाके उन्होंने उसके डैड पर कैंडी चोरी का इल्जाम लगा दिया। हालांकि उसके डैड ने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने कहा अगर वो चुपचाप अपना गुनाह मान ले तो वो उनको माफ कर देंगे, लेकिन उसके डैड ने उस गलती को मानने से मना कर दिया जो गलती उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो उन्होंने पुलिस बुला लिया और आयरी के डैड को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उनको उनके काम से भी निकाल दिया गया, जिस वजह से उन्होंने आयरी और उसके मॉम को छोड़कर चले गए। आयरी बोलती है कि अगर तुम पर कोई भरोसा करता है तो तुम अकेले नहीं होते, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी चाहती कि मुझ पर कोई भरोसा करे। सातोरू फिर उससे पुलिस को कॉल करके ये बोलने के लिए बोलता है कि सातोरू ने आयरी को डराकर उसके घर पर रहा था, जिस पर आयरी मना करते हुए बोलती है कि वो सातोरू को ऐसे सिचुएशन पर अकेला नहीं छोड़ेगी। उसके बाद आयरी घर जाती है चेंज करने के लिए और सातोरू के लिए कुछ खाना और कपड़े लेने के लिए। वो घर जाकर सब पैकिंग वैकिंग करती है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आती है और वो देखती है कि ये तो सातोरू के मॉम के नंबर से आया हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि जहाँ पर हो वहीं पर रहो, जिसे देखकर आयरी डर जाती है कि शायद वो किलर अब आयरी के पीछे है। तभी वो देखती है कि डोर के पीछे से धुआं आ रहा होता है। वो डोर खोलती है और हम देखते हैं कि उसके पूरे घर पर आग लग गया होता है और धुएं की वजह से आयरी बाहर निकल नहीं पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए। एपिसोड 6 में जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।